सिर्फ साहब, मई का महीना और पाकिस्तान के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। गर्मी बहुत होती है, मेरी बर्थडे भी होती है। That's it. ये हम मिस नहीं करने जा रहे। 20 मई को आपकी सालगिरह होगी और पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से भी अहम है। इसके अलावा 2 मई, 9 मई, 10 मई, 12 मई, 28 मई और 20 मई को मेरा ख्याल है इंडिया विल रिमूव द बैन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑन माय एक्स। ओह यस, टू विश यू हैप्पी बर्थडे। हाँ, ताकि ये जरा पैगाम जाना चाहिए ना। हाँ, फिर वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पे। हाँ, गुडविल जेस्चर। हाँ, फिर सीज फायर भी चल रहा है, वो एक्सटेंड भी हो जाए। मेरे साथ भी जरा थोड़ी सी नरमी शो करनी चाहिए। तो वैसे भी मुझे तो इंडियन चैनल्स नहीं लेंगे ना। FIR हो रही है आपको लेने पे तो आप जिस चैनल पे जाके अपनी लड़ाई लड़के आए थे, मुकदमा वो बेचारे फेस कर रहे हैं वहां पर FIR। ये तो हाल है वहां पर आज़ादी इज़हार राय का, वहां पर सहाफत का। तो बहरहाल मैं आज आपसे एक पहेली पूछने लगी हूँ, एक कसौटी आपके लिए। अच्छा, तैयार हैं आप? नहीं, मुझे कसौटियाँ नहीं पसंद। मुझे आप बराह रास्त सवाल पूछें और बराह रास्त जवाब लें। आप कसौटी जड़ी ना 10 सवाल 5 सवाल, हाँ, ये मेरे से नहीं होती। अच्छा, ठीक है। तो वेस्ट विंग एक पूरी ड्रामा सीरीज। तो आपने तो कसौटी पूछी नहीं मुझे, आपने खुद ही बता दिया। असल में मैं मई की तरफ ही आना चाह रही थी कि इसकी लास्ट एपिसोड में मई 2006 ये एक सीरीज थी द वेस्ट विंग जी। और उसके अंदर देखिए कितनी प्रेडिक्शन है उनकी कि ये इंडिया पाकिस्तान, ये और चाइना का रोल, और चाइना ने जो आज बात की है ये उस वक्त उसके अंदर पहले ही कर रहे थे कि पता था कि अगर इंडिया ने ऐसे किया तो चाइना पाकिस्तान की साइड लेगा। अच्छा, तो यही उसमें है। ऐसे कहा जाता है कि 100 साल पहले पॉलिसी बन जाती है कुछ ममालिक की, तरक्की याफ्ता ममालिक डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्या मूवीज़ उनकी बेस पर होती हैं या ये जो ड्रामा है? नहीं यार, देखो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना बेवकूफ़ तो नहीं होते ना, स्पेशली इस किस्म की चीज़। दे ट्राई टू बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। तो काफ़ी अरसे से लोगों को पता है इस बात का कि चाइना विल स्टैंड विद पाकिस्तान। जब से 1962 के बाद चाइना इंडिया के क्लैश हुई ऑन द बॉर्डर, चाइना ने अपने बॉर्डर इश्यूज रूस के साथ, वियतनाम के साथ, सबके साथ उसे सेटल कर लिए ताकि चाइना कैन फोकस ऑन ग्रोथ एंड बिकमिंग अ ग्रेट पावर। और हमेशा बॉर्डर इश्यूज उसने दे दिए ना, ले लो कोई नहीं। रूस के साथ आपको पता नहीं 1960s में कितना सख्त शदीद किस्म का कॉन्फ्लिक्ट थी और बहुत उस वक्त चाइना वॉज नॉट एन ओपन न्यूक्लियर पावर बट स्टिल, मगर क्योंकि और उस वक्त काफ़ी लड़ाई हुई थी बिटवीन चाइना एंड रशिया। ये हिस्ट्री का जो लोगों ने पढ़ी है उनको पता है। बट देन चाइना सेटल्ड इट्स बॉर्डर इश्यूज विद, वो एक जजीरा था उसके ऊपर इशू था, सेटल्ड इट विद रशिया। इसी तरीके से बाकी भी उन्होंने सेटल कर लिए। हमारा इंडिया जो है वो हमारे साथ नहीं सेटल करता जी, बिकॉज इट्स एन अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। कश्मीर का डिस्प्यूट है और वो अब कहते हैं हमारे साथ सेटल करे, करता नहीं है। फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देता है, फिर अब जंग शुरू कर देता है। तो यू नो दिस इज़ वाई। तो वो तो बड़ा क्लियर था कि चाइना वुड टेक दिस पोजीशन जो उसने ली है। और स्पेशली इन मॉडर्न टाइम्स जब से रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव हुआ और सीपैक हुआ, चाइना के तो बहुत मैसिव स्टेक्स हैं पाकिस्तान में। कसौटी ये भी है कि कश्मीर का मामला जो दब गया था एक अरसे से, हाईलाइट दोबारा हो गया है। उसको वापस लेने में या दोबारा उजागर करने में क्या चीन पेशकदमी करेगा, या वो डोनाल्ड ट्रंप जो गज़ा को भी अपने पास लेने की बात करते हैं, ग्रीनलैंड को भी बात करते हैं, बाकी जगहों के भी वो कह रहे हैं कि होल्ड अमेरिका लेगा, बगराम एयरबेस भी उनके पास रहेगा? हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने जो कश्मीर की बात की है ना, मेरा ख्याल है ये आउट ऑफ द हैट कर दी उसने। अच्छा। उसकी छोटी मोटी ब्रीफिंग हुई होगी कि ये पुरानी डिस्प्यूट है उनका और ये है वो है, और तो उसने बस कश्मीर की बात कर दी। और मेरा ख्याल इट केम एज अ शॉक टू द इंडियंस, क्योंकि वो तो कश्मीर को तो दबाए हुए हैं। वो तो कहते हैं ये तो डोमेस्टिक इशू है, इट्स बिटवीन पाकिस्तान, बायलैटरल इशू, और वो भी नहीं मानते कि अब डिस्प्यूट रहा है। वो कहते हैं इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ डिस्प्यूट। देखिए बड़ी गेम्स खेलते हैं ना। पहले इट वॉज अ कंटेस्टेड टेरिटरी, फिर ये डिस्प्यूट बन गया। आप कहते हैं प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट नहीं है। देखो ना, दे हैव शिफ्टेड द टेरेन ऑफ डायलॉग। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना, इसी तो इंडिया में तनकीद हो रही है जी कि आप तो कुछ और करने गए थे, तो वो तो कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया। और पाकिस्तानीज भी खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को रिवाइव कर दिया, बिकॉज इनकी तो कोई बात सुनने के लिए नहीं तैयार था। और आप पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ यही था, छोटी मोटी बात कर देते थे जाके UN में, मगर अदरवाइज अंडर द शिमला अकॉर्ड वो बायलैटरल था जी, दो तरफा था बस। और इन्होंने मतलब काफ़ी अरसे से कश्मीर की बात उस तरीके से नहीं की थी, नहीं हो रही थी। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कर दी है और मैं समझता हूँ सोचे समझे बात कर दी है। और इसीलिए मेरा ख्याल है इंडिया भी इज इन स्टेट ऑफ शॉक कि असि तो कुछ करेंगे, ऐसा तो हो कुछ गया, लेने के देने पड़ गए। तो आई थिंक
आई डोंट अटैच टू मच इम्पोर्टेंस टू दिस. अच्छा. डोनाल्ड ट्रंप कोई भी रोल अदा नहीं कर सकता इन द कश्मीर डिस्प्यूट. हमारी बड़ी ख्वाहिश भी होगी, खुश भी होंगी अगर वो करे, और यूनाइटेड नेशंस में स्पेशली, या जहाँ वो वीटो कर देते हैं. मगर आई थिंक ये एवं किया गया है. बहुत सी बातें वो एवं किया जाता है. आप देखें ना, ग्रेट इंडिया, ग्रेट पाकिस्तान, जी, इस किस्म की बातें भी कर जाता है. जी, वो दोनों को एक साथ और रख कहता रहे हैं. दोनों इक्वल फ्रेंड्स हैं. जी. इंडिया तो ये समझ रहा था कि वो पार्टनर है उनका, ज्यादा करीब है. अलाई, मतलब है वो क्वाड के अंदर इंडिया इज नाउ ए मेजर फोर्थ पार्टनर ऑफ अमेरिका. पाकिस्तान इज नॉट. और वो पाकिस्तान को और इंडिया को उसने एक ही लेवल पे ले आया है. तो मतलब है कि आई थिंक वी आर आल्सो शेकन के एक ही हुआ है. इंडिया भी कहते हैं एक ही हुआ है. वी आर सरप्राइज्ड, दे आर शॉक्ड. वी आर हैप्पीली सरप्राइज्ड, इंडिया इज अनहैप्पीली शॉक्ड. हाँ. और इसके अलावा आपने पिछले हफ्ते एक प्रेडिक्शन की थी कि जो नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से एक फलसफा रहा है पाकिस्तान को उलझाने का, ये फायर बैक कर सकता है. आपने प्रेडिक्ट क्या किया था, वो सुनते हैं. हाँ, दिखाएं ना. आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हर रोज लोग नई नई बातें वहाँ पूछेंगे. अब कांग्रेस भी दिलेरी के साथ पूछेगी. और मीडिया में जो लोग चुप थे बेचारे, डर था कि उठा के ना ले जाएं, डिसअपेयर ना कर दें, जिनको उन्होंने उनके चैनल्स बंद कर दिए, उनके ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए, वेबसाइट बंद कर दी, अब वो बोलना शुरू करेंगे. और बहुत सी बातें निकलेंगी. आप देखिएगा, यही इंडियन मीडिया जो है अब सवाल करना शुरू करेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए. जो कि ये बातें करते रहे हैं, जिस किस्म की फजूल बातें करते रहे हैं, अब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आवाम तो कहेगी आपने, यू आर पार्ट ऑफ द फॉल्सहुड, आपने जो कुछ किया. तो अब यही लोग अपने आप को बचाने के लिए तनकीद करेंगे कि हमें मिसलीड किया गया, हमारे साथ झूठ बोला गया, हमें, एंड सो ऑन. ये 10 तारीख को आपने प्रेडिक्ट किया था, और उसके बाद जो इंडियन मीडिया में चल रहा है ना. जी. हाँ. देखिए, नरेंद्र मोदी ने तो 2-3 बातें कही हैं ना, और कुछ बातें नहीं कही. जो कही हैं वो ये हैं कि ये टेम्पररी सीज फायर है जी, पॉज है. ये पॉज है. मतलब है इसका, पॉज का यही मतलब है कि रील फिर चलेगी जी. अच्छा, सो ये जो DGMOs की बातें चल रही हैं, इसके ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया. क्योंकि DGMOs जो बात कर रहे हैं वो तो अब एक सीज फायर की बात कर रहे हैं. तो वो कहते हैं ये तो पॉज है, इसका मतलब है वो कुछ करेंगे फिर. अच्छा, वो क्यों करेंगे? एक तो ये कि आपने सुन ही लिया जो तनकीद हो रही है. सारी दुनिया, सारा इंडिया कह रहा है कि हम हार गए और आपने हमसे झूठ बोला, बताया नहीं हुआ क्या है, झूठ बोलते रहे और हम फिर आगे फिर वही बातें करते रहे. तो इसलिए अपनी रेपुटेशन को ठीक करने के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहेंगे. अच्छा. क्योंकि जो पिछला राउंड हुआ है उस राउंड के अंदर उन्हें कुछ नहीं मिला. वो बेसिकली राउंड इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान को धमकी दी जाए, और ताकि पाकिस्तान अगली दफ़ा ऐसा को काम ना करे. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई एविडेंस नहीं कभी प्रोवाइड की कि इसमें कोई पाकिस्तान का हाथ भी है कि नहीं. और उसके बावजूद धमकियाँ पहले दी और फिर चढ़ाई कर दी. और चढ़ाई जब की तो उल्टे गले पड़ गई. तो अब वो ज़ाहिर है ही इज़ इन ट्रबल. ये ऐसी आवाज़ें आज तक पिछले 10 साल से जब से ये हुकूमत कर रहे हैं, ऐसी कभी तनकीद नहीं हुई नरेंद्र मोदी की. और अब तो उनके फॉरेन सेक्रेटरी की भी हो रही है, उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी हो रही है. फॉरेन मिनिस्टर साहब को तो डर लग गया, वो तो अब आर्मर्ड गाड़ियों में फिरना शुरू कर दिया उन्होंने. ये आर्मर्ड गाड़ियों का सिलसिला तो हमारे यहाँ था, क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म बड़ी थी और वो डोमेस्टिक टेररिज्म थी. तो अब उनको अपना भी डर लग गया, बिकॉज इतनी एंटी बीजेपी फीलिंग शुरू हो गई है वहाँ. तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो वो करेगा. अब कैसे करेगा, क्या एक्सक्यूज़ करेगा? देखिए, हमेशा जब भी उन्होंने पाकिस्तान पे चढ़ाई करनी होती है तो वो कोई ना कोई जवाब ढूंढते हैं. उड़ी के अंदर भी उन्होंने जवाब ढूंढा, उसके बाद बालाकोट वाला भी जवाब ढूंढा, फिर उससे पहले चटी सिंहपुरा का जवाब ढूंढा, फिर अभी ये भी एक नया जवाब ढूंढा. कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट करते कि ये कौन थे, कहाँ से आए, कैसे हुआ, कहाँ गई सिक्योरिटी, अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो किस किस्म का था, कौन रिस्पॉन्सिबल था, हर किस्म की. इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लगता मुझे ऐसे ही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था.